बच्चों हम कर रहे थे 12th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उसका करने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर्स एंड रेयोल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हमने समझना है वेपर प्रेशर क्या होता है। तो हमें पता है वेपर्स किसके बनते हैं, लिक्विड को जब हीट करते हैं उसके वेपर्स बनते हैं, उनका मीन गैस बन जाती है और उसका प्रेशर जो है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर की सही डेफिनेशन क्या है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक कंटेनर ले लिया है। ये देखिए, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है लिक्विड। कौन सा लिक्विड? जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना है। वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लिक्विड डाल दिए मैंने और इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हीट करेंगे। या ऐसे इसके नीचे वर्णन लगाएंगे, मीन हीट करेंगे तभी तो इसके पेपर बनेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स है हमें पता है, ये गैस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी गेन करते हैं। हीट जब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये सरफेस फिनोमिना है ना, इवेपोरेट। ये लिक्विड, ये मॉलिक्यूल जो है ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। दीज आर वेपर्स। क्लियर? लेकिन ये वेपर जो है प्रेशर तो बनाते हैं, लेकिन अगर ये ओपन वेसल होगी तो प्रेशर कहाँ बनाएंगे, ये तो एस्केप होकर उड़ जाएंगे। अगर आपने प्रेशर मेजर करना है तो हमेशा आपने याद रखना है, अगर किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करना है तो वो कंटेनर हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। हमने इसको ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया हीट करने से पहले ही। अब प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं किससे, मैनोमीटर से। गैस का प्रेशर मैनोमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको पता होगा बैरोमीटर से मेजर करते हैं। जी मैंने लगा दिया जहां एक मैनोमीटर। मैनोमीटर आपने पढ़ा है 11th में, दो तरह का होता है, ओपन एंड मैनोमीटर और क्लोज एंड मैनोमीटर। जहां मैंने लगाया है ओपन एंड मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर में क्या होती है, मरकरी होती है। जब इसका प्रेशर नहीं है, ठीक है, जब इसमें लिक्विड डाला था, गैस नहीं थी बिल्कुल, तो मैनोमीटर मरकरी जो थी वो जीरो लेवल पे थी। मान लो इसको, ये जीरो लेवल पे थी, नो प्रेशर। फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर एटमॉस्फेयर का होता है, वो तो इसमें शो होता है, लेकिन चलो मान लो कि नो प्रेशर। अब हम जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे और क्या बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर फेस में जाना शुरू हो जाएंगे। ये वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे पता चला आपको? वेपर तो हमें नहीं दिख रहे थे, कैसे पता चला कि वेपर बनना शुरू हो गए? ये बता रहा है, ये मरकरी मैनोमीटर बता रहा है, क्योंकि मरकरी लेवल जो था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। जितने वेपर्स ज्यादा बनेंगे, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी मरकरी लेवल क्या होती जाएगी, राइज होती जाएगी। क्लियर? इससे हमें क्लियर हो गया कि इवेपोरेशन हो रही है। ये मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, फिर दूसरा सरफेस के जा रहे हैं, ऐसे। क्लियर? अब थोड़े टाइम के बाद हमने क्या देखा, पहले मैनोमीटर राइज हुआ, थोड़े टाइम के बाद ये मैनोमीटर थोड़ा नीचे आ गया, ये नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन नहीं हो रही। नहीं, इवेपोरेशन तो हो रही है क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंडेंसेशन शुरू हो गई। एक्चुअली क्या होता है, जब मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं तो उनको, ये क्लोज वेसल है, उनको बाहर जाने के लिए जगह तो मिलेगी नहीं। फिर वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे और ये वॉल्स जो हैं, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, कंडेंस द्वारा वाटर बनके, ड्रॉ बनके नीचे गिरेंगे। जैसे आप देखें रसोई घर में पतीले में हम क्या बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। हमने पहले पानी डाला है, उसके ऊपर ढक्कन दिया है। आप 10 मिनट के बाद ढक्कन को उठाते हैं तो वो ढक्कन के साथ ड्रॉप लगे होते हैं, वो ड्रॉप उछल के थोड़े गए हैं। वो क्या हुआ, पहले पानी इवेपोरेट हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ और फिर उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिली वेपर्स को, वो ढक्कन से टकराए, कंटेनर के वॉल से टकराए और वहीं जाके ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए। मीन कंडेंसेशन शुरू हो गई। और कंडेंसेशन हमें कौन बता रहा था, मरकरी लेवल डाउन आ रही थी। इसका मतलब था कि इवेपोरेशन से ज्यादा क्या शुरू हो गई, पहले इवेपोरेशन हुई, अब क्या शुरू हो गई, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गई। क्लियर? कंडेंसेशन आपको पता है, जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और थोड़े टाइम के बाद, मीन आफ्टर सम टाइम, हम देखते हैं मरकरी लेवल जो था, देयर इज नो चेंज इन मरकरी लेवल। मरकरी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ना इवेपोरेशन हो रही है ना कंडेंसेशन हो रही है। हीट तो हम कर रहे हैं, इट मीन इवेपोरेशन भी हो रही है। क्लोज वेसल है, इट मीन कंडेंसेशन भी हो रही है। लेकिन हुआ क्या, इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम बन गया। क्या होता है इक्विलिब्रियम? मीन जितने जितने ये लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स बन रहे थे, उतने ही जो पहले वेपर्स बने हुए थे वो कंडेंस होके दोबारा इसमें गिर रहे थे। मीन रेट ऑफ द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन रिमेन इक्वल टू द स्पीड ऑफ कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस की जो स्पीड थी वो बराबर हो गई, इक्वल नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज इनटू वेपर फेस, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर फेस चेंज इनटू लिक्विड वाटर। तो इट मीन देयर अटेन ए इक्विलिब्रियम। मीन इसको ऐसे लिखते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन जो कंडेंस हुआ है पानी वो द्वारा हीट लेके इवेपोरेशन। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको ऐसे लिखते हैं, आपको पता होगा, डबल से हाफ एरो ऐसे और हाफ ऐसे एरो ऐसे होता है। तो इस टाइम पे, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर होगा, मर्करी लेवल जितना प्रेशर दिखाएगी वही हमारे लिक्विड के वेपर का प्रेशर होगा। समझाया? मीन प्रेशर तो शुरू में बढ़ना शुरू हो गया था, हर पॉइंट पे प्रेशर था, लेकिन वेपर प्रेशर की जो सही डेफिनेशन है, जब इवेपोरेशन होती है उसके बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन इक्वल टू रेट ऑफ क्या कंडेंसेशन, तभी इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई इक्विलिब्रियम पता नहीं क्यों लिखा है। मीन जब दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाता है, दोनों प्रोसेस में, इवेपोरेशन में और कंडेंसेशन में, उस टाइम हम देखते हैं देयर इज नो चेंज इन मर्करी लेवल, तो दैट प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। देखते हैं आप, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। ये है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। किसके प्रेशर किसका होता है? लिक्विड के वेपर्स का। लिक्विड जहां सॉल्यूशन भी हो सकता है, जो भी आपने लिया है, अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड के ऊपर, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। क्या कहता है? प्रेशर जो लिक्विड के वेपर्स ने बनाया है, जब ये वेपर्स और लिक्विड दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम पे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। वो हम थर्मोस्टेट करते हैं, थर्मोस्टेट वाटर बाथ में रख के उसको हीट करते हैं, और हमने थर्मामीटर भी लगाया होता है कि टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते उसमें। थर्मोस्टेट आपने पढ़ा होगा, थर्मोस्टेट वाटर को हीट करते हैं और उसमें कंटेनर को रखते हैं। तो क्लियर, ये था वेपर प्रेशर। लिक्विड के जब लिक्विड के वेपर्स बनते हैं और वेपर्स कंडेंस होते हैं, मीन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस जब दोनों इक्विलिब्रियम में होती है, उस टाइम जो लिक्विड का प्रेशर होगा क्लोज वेसल में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो बड़े सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हम मेन जो फैक्टर हैं वो दो पढ़ेंगे। वो कौन सा है? पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मीन, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग लिक्विड ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम डाई मिथाइल ईथर, और दूसरा ले लेते हैं हम इथाइल अल्कोहल, और तीसरा ले लेते हैं वाटर। अगर फार्मूला लिखना चाहते हो, आपको पता होगा इसका, डाई मिथाइल ईथर ये है, ठीक है। इसका क्या होता है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और वाटर का H2। तीनों को हमने अलग अलग कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। सेम साइज पे डिपेंड नहीं करता ये वेपर प्रेशर। तीनों को हमने अलग अलग कंटेनर में डाल दिया और सेम टेम्परेचर पे हमने हीट देना शुरू कर दी। हमने क्या देखा? इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा था डाइइथाइल ईथर का। मर्करी लेवल पे ये ज्यादा शो कर रहा था, ये कम शो कर रहा था, ये उससे कम शो कर रहा था। सेम टेम्परेचर तीनों का सेम था, अमाउंट तीनों का सेम था, कंटेनर का साइज भी सेम था, सब कुछ सेम था। क्लियर। लेकिन इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका कम, इसका मतलब है इसके वेपर ज्यादा बने, इसके कम बने उसी टेम्परेचर पे, इसके और ज्यादा कम बने। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ लिक्विड, हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि जो इनके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हर लिक्विड में अलग अलग होता है। अगर डाइमिथाइल ईथर की बात करें इन तीनों में, तो इनमें ये मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती हैं इन तीनों में। डाइमिथाइल ईथर में
सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी कारण जब उसको हीट करते हैं वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करता है, वो फोर्स ब्रेक हो जाती है और वो गैस बन जाता है। पता ना, लिक्विड की फोर्स अगर ब्रेक कर दें तो वो गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर? यही रीजन है हम कहेंगे स्मॉलर या बीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड, greater is the vapor pressure, more is the tendency of liquid molecule to escape, to change into vapors, and therefore greater is the vapor pressure. Clear? तो दिस इज द रीजन। जैसे हम आपको बताएं, अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कोई 59 के करीब है डिग्री सेल्सियस, और इसका जो है 78 डिग्री सेल्सियस है, और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। नेचुरली तीनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मीन वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन ये कितनी डिग्री पे बॉयल हो जाता है? इसको थोड़ी सी भी हीट दें, 60 डिग्री तक भी दें, तो जिसके वेपर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। जैस्मीन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो वीक है, इसमें और स्ट्रांग है, इनमें और स्ट्रांग है। ये इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। क्लियर? ये था नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और सेकंड फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो शायद आप ये तो वेरी मच आप जानते होंगे। चलो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 3 कंटेनर लेता हूं अलग अलग, या 2 कंटेनर ले लेता हूं। ये देखिए, इसमें भी मैंने लिक्विड डाला था और इसमें भी मैंने लिक्विड डाला था। एक तो ये आ गया ना, सेम लिक्विड। इसमें भी मैंने वाटर डाला है, मान लो इसमें भी वाटर डाला है और इसमें भी वाटर डाला है। अब हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। लिक्विड हमने सेम रखना है। इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, डाइमिथाइल ईथर भी हो सकता है, या दोनों में वाटर हो सकता है। तो मैंने क्या देखा, जब हमने हीट किया, इसको हीट किया हमने लगभग लगा लो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको किया 110 या 110 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा? जब जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां हीट ज्यादा होगी, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे, और उनकी जल्दी काइनेटिक एनर्जी जो है इतनी हो जाएगी कि वो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक हो जाएंगी, और एस्केप होके किसमें? वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। जहां कहने का मतलब, इस जहां वेपर्स ज्यादा बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, जहां वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे। तो इट मीन वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। क्लियर? ये 2 फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे, लिक्विड के बीच में जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतनी जल्दी एस्केप हो जाएगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और दूसरा, जितना क्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? वीक, वेपर प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वीकर द फोर्स मोर इज द प्रेशर। और दूसरा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, है ना, लिक्विड सेम लिक्विड लिए हुए हमने 2, 3, 4, उनका अलग अलग टेम्परेचर है। नेचुरली जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वो लिक्विड जो है वो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं बच्चों रियोल्स लॉ पे। बच्चों अब चलेंगे रियोल्स लॉ पे। रियोल्स के 2 लॉ हैं, 2 तरह के सॉल्यूशन पे उसने डिस्कवरी की है, और देखिए कितना इंटेलिजेंट था, आप देख के समझ जाएंगे। तो पहला इसका लॉ है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाना है, रियोल्स लॉ फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट का होता है ना, ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल्स जिनके वेपर्स बन जाते हैं, है ना, लिक्विड्स वोलेटाइल होते हैं मैक्सिमम, तो जिनके वेपर्स बन जाते हैं, ऐसे लिक्विड लेके आपने मिक्स करना है। तो चलो कुछ बातें पहले आपको बताते हैं कि हमने मान लो हमने ले लिया 2 लिक्विड ले लिए। कौन कौन सा? एक ले लिए मैंने अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं, और एक ले लिया मैंने वाटर ले लिया। लेकिन आपने क्या करना है, रियोल्स लॉ पे जाने से पहले आपने इनका वेपर प्रेशर नोट कर लेना है, जैसे अभी हमने किया है ना। प्योर वेपर प्रेशर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो जो प्योर वेपर प्रेशर होगा इसको बोलते हैं PA0। याद रखना, PA0 मीन प्योर, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ए ही है। और PB इसका जो प्रेशर होगा, मीन प्रेशर जहां होगा, जहां नहीं है ना, ऊपर होगा ना ये वाला, ये जो प्रेशर होगा PB0। वैसे ही मेजर करेंगे जैसे हमने अभी किया, मरकरी बताएगी। जब इसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, बराबर टेम्परेचर होना चाहिए दोनों का, लेकिन जब मिक्स करेंगे तभी उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमने नोट कर लिया अल्कोहल का वेपर प्रेशर PA0, और इसका वाटर का या बी कंपोनेंट का दैट इज PB0। दीज आर प्योर वेपर प्रेशर।
जब उनको मिक्स नहीं किया था, सिर्फ ये प्योर फॉर्म में थे। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स कर देना है। ये देखिए इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। कंटेनर भी सेम, कंटेनर का तो इस पे इफेक्ट होता ही नहीं है, तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट अल्कोहल प्लस वाटर या जो भी आपने लिए हैं। टेम्परेचर आपने सेम रखना है, हीट, ठीक है, थर्मोस्टेट करके उसको हीट करना है। वाटर को गर्म करके रखती है, आपको बताया मैंने, और थर्मामीटर भी लगाते हैं। जितना टेम्परेचर इधर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो अब दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। अब दोनों जब हीट करेंगे तो नेचुरली इस जहां ए है, जहां बी है, ये ए ये बी, ये ए ये बी है ना, सरफेस फिनोमेना ना, ए बी, कहीं ए है कहीं बी है। अब दोनों मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, ए वाले भी होंगे बी वाले भी होंगे। अब जो प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर जो होगा, जो हमने मरकरी से मेजर किया है, वो किसका होगा, वो ए प्लस बी का होगा, ए प्लस बी का होगा। टोटल प्रेशर तो इसके कारण होगा ना, दोनों वेपर बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस टोटल वेपर प्रेशर में ए का प्रेशर कितना है, आप बता सकोगे? मेरे ख्याल में कभी नहीं। मिक्सचर में टोटल तो बता रहा है मरकरी के इतना प्रेशर है, 700 है, 800 है मिलीमीटर मरकरी या जितना भी है। अगर मैं पूछूं कि आप बताओ जी जो प्रेशर टोटल आया है इस सॉल्यूशन का, वोलेटाइल लिक्विड जो दो जिनको जी मिक्स किया है, टोटल सॉल्यूशन में से ए का कितना है और बी का कितना है। और ए के प्रेशर को बोलते हैं पी ए मीन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मीन मिक्सचर में जो प्रेशर निकलता है ईच कंपोनेंट का, उसको एक नाम दे दिया गया पार्शियल प्रेशर। तो बी का जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसको नॉट से नहीं लिखते, प्योर वाले को नॉट से लिखते हैं, याद रखना है। और जो ऐसे लिखा होता है PaPb, दैट इज पार्शियल प्रेशर, इट मीन दे आर फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं कहता हूं कि बताओ Pa कितना होगा, Pa प्लस Pb तो आपने बता दिया कि इतना है, दिस इज वैल्यू जो मरकरी बता रही है, ठीक है, मैनोमीटर जो बता रहा है। मैंने बताया कि इसमें अगर जो 800 900 या 1000 जितना भी आया है, इसमें Pa बताएं तो आप नहीं बता सकते, Pb बताएं आप नहीं बता सकते। क्लियर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी नहीं बता सकते। लेकिन रियोल्स इतना इंटेलिजेंट था, उसने कहा आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे देता हूं, और अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। वो इतना इंटेलिजेंट था, उसने कहा आपने कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए Pa जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो इस सॉल्यूशन में होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा, पहले तो उसने बात की, वो डिपेंड करेगा XA पे। व्हाट इज XA? XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और PB जो होगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में, जहां बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन कितने मोल A है, कितने मोल B है, तो कैसे निकालते हैं, रेशो होती है ना जी, जिसके निकालने हैं उसका मोल ऊपर, जिसके निकालने हैं उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अगर ए के निकालने हैं तो ऐसे निकालते हैं, है ना, कितने मोल ए है कितने मोल बी है, ये हमें पता होना चाहिए। मोल कैसे बनाते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल मास। मोल वाली वीडियो देख लें पहले, अगर नहीं आपको पता है, अगर पता है फिर तो कोई डाउट नहीं है। और आपको पता है सॉल्यूशन में दोनों की मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। अगर दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो उनकी टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसका मतलब है जब मैंने सॉल्यूशन बना दिया, ये सॉल्यूशन में जहां तो सिर्फ A था, जहां B था, जहां तो मोल फ्रैक्शन A की 1 थी, जहां B की 1 थी। लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन बनाया जहां A की लेस देन 1 है और B की भी लेस देन 1 है, ये देखिए जहां से निकाल लें XA क्या होगा, 1 माइनस XB, B भी तो कुछ होगा ना, 1 माइनस XB, इट मीन XA इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड XB इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है ना, समझ गए ना। अगर A की मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो B की कितनी होगी, 0.2 होगी, क्योंकि दोनों का जो प्लस करके दोनों का वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अगर इसकी मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो इसकी मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी, 0.5, इसकी 0.4 है, इसकी क्या होगी, 0.6। समझ गए ना मेरी बात, क्लियर। तो रियोल्स ने कहा आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन का पता लगाना है, तो मोल फ्रैक्शन को हमें पता होता है। अगर हमें बता दें कि A कितना अमाउंट डाला है और B कितना डाला है, मीन अल्कोहल कितना डाला है और वाटर कितना डाला है, हम जट से उसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वो तो अब देख सकते हो, पिछला टॉपिक देख लें, अगर अभी भी नहीं देखा है, अगर नहीं पता है तो वो देख लें पहले, ठीक है। तो उसने रियोल्स ने कहा बस आपको मोल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए और एक हमें पता होना चाहिए इनका प्योर वेपर प्रेशर, जो हमने पहले नोट किया हुआ है। मीन उसने कहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तोड़ के PA नॉट XA, दिस इज द इक्वेशन।
देखो कितना इंटेलिजेंट था। आप खुद सोचो कि उसने कितना दिमाग लगाया होगा, कितनी मेहनत की होगी इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए, पता नहीं कितने साल लगा दिए होंगे। उसने कहा इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर तो आप बता सकते हो, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है ए का कितना है वो आप नहीं बता सकते, आपको बताने की जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ पुट करें वैल्यू किसकी, जो आपने प्योर इसका निकाला था एक्सपेरिमेंट, इनको मिक्स करने से पहले इसका प्योर वेपर प्रेशर निकाला था, और सोल्यूशन में आपने कितना मोल डाला है उसकी निकालने मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगा आपको पार्शियल प्रेशर। क्लियर। और बी का अपने अगर निकालना है तो बी का भी इसी फार्मूले से, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, द सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। बस ये था रियोल्स लॉ। क्लियर हुआ ना, है ना, कितना समझ गया ना। यहीं से देखे लगता है कि जो चीज़ हम निकाल ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला होगा, लेकिन देखो उसने मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी, इजी। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ, आपने पढ़ा था डेल्टन लॉ क्या कहता है, पी टोटल, पी एस से लिख देते हैं इसको, एस मीन सोल्यूशन का, वो क्या होगा, वो होगा पी ए प्लस पी बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। टोटल इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, वो मैंने लिख दिया, और इनकी वैल्यू पुट कर दें। पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ रियोल्स लॉ फॉर ए सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। जब ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, दोनों इवेपोरेट हो जाते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है हर कंपोनेंट का इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू, है ना, प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन एंड टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दिस, अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ। हमने पढ़ा था ना 11th में, डेल्टन लॉ क्या कहता है, सोल्यूशन में अगर 2 3 4 गैसों का प्रेशर है तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, उन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। तो ये था फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप लिखना चाहते हो इसको तो जहां से आप लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है इसको, ये तो बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बच्चों अब हम चलेंगे रियोल्स के सेकंड लॉ पे, जिसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, बाइनरी सॉल्यूशन ही लेना है। पहले हमने दोनों वोलेटाइल लिए थे ना, जिनके वेपर बन जाते थे। अब एक कंपोनेंट वोलेटाइल होना चाहिए और एक नॉन वोलेटाइल, मीने एक के वेपर बनना चाहिए, दूसरे के वेपर नहीं बनने चाहिए। नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बनते, इवेपोरेशन नहीं होती, ज़्यादातर सॉलिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, और लिक्विड जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। ये देखिए, रियोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं एक्सपेरिमेंट इसका। ये देखिए, मैंने ले लिया ए, ले लिया मैंने सॉल्वेंट, ले लिया मैंने वोलेटाइल। मान लो मैंने वाटर ले लिया, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, डाई मिथाइल ईथर, कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने मान लिया ए, दैट ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन बनाने से पहले मैंने इसका प्रेशर नोट कर लिया, क्या आया, पी ए नॉट, प्योर फॉर्म में पी ए नॉट आता है। कहाँ से किया, ये मरकरी जो लगाई थी आपने, ठीक है, मैनोमीटर जो लगाया था उसे नोट कर लिया। फिर मैंने क्या करना है, मैंने तो सॉल्यूशन बनाना है, क्या डाला इसमें, मैंने शुगर डाल दी, नॉन वोलेटाइल। शुगर के वेपर नहीं बनते, इवेपोरेट नहीं होती शुगर। जैसे ही मैंने शुगर इसमें डाली, बी कंपोनेंट डाला, क्या देखता हूं, वेपर प्रेशर डाउन हो गया, कम हो गया। पहले अगर 1000 था, अब कम हो गया, 900 हो गया। और शुगर डाली और कम हो गया, और शुगर डाली और कम हो गया। जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा ऐड करते जा रहा हूं, वेपर प्रेशर और डाउन होता जा रहा है। क्लियर, ऐसा क्यों, इट मीन वेपर्स कम बनते जा रहे हैं, पहले ज़्यादा बन रहे थे अब कम। ऐसा क्यों, पहले तो रीजन देखें। हमें पता है पहले सिर्फ जहाँ ए था, जब हमने शुगर नहीं डाली थी, वेपर एक ए वोलेटाइल है, वेपर बनेंगे, ए उड़ेगा, वेपर बनेंगे। लेकिन अब हमने इसमें बी डाला, जैसे हमने बी डाला थोड़ा सा भी, तो बी जब ए है, जहाँ बी आ गया, जहाँ ए आ गया, जहाँ ए आ गया, मान लो ए ज़्यादा है, जहाँ भी ए आ गया, जहाँ बी आ गया, जहाँ ए आ गया, ए आ गया, जहाँ बी आ गया। अब जहां ए मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन जहां बी बैठा हुआ है, जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बैठा हुआ है, वहां इवेपोरेशन नहीं होगी। तो पहले से वेपर क्या हो गए, कम हो गए ना, वेपर कम हो गए, टेम्परेचर तो सेम है, वो तो चेंज करना ही नहीं है। तो वेपर कम हो गए तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। और जैसे आप बी ज़्यादा डालते जाएंगे, नेचुरली वो सरफेस पे ज़्यादा अपना क्या कब्जा करते जाएंगे, और ए जो है वो कम रहता जाएगा, कम इवेपोरेट होगा।
मीन प्रेशर, जो सोल्यूशन का प्रेशर है, जहां आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो सोल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जितना ए ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जैसे बी का अमाउंट आप बढ़ाते जाएंगे, बी की मोल फ्रैक्शन ज्यादा करते जाएंगे, शुगर ज्यादा डालते जाएंगे, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता है। बस यही तो लॉ है, आप समझ गए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो चलते हैं। क्या कहता है कि हमें पता है इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए दोनों का निकालना ना, ए एंड बी दो कंपोनेंट है, ए एंड बी दो कंपोनेंट है, ए हमारा वोलाटाइल है और बी क्या है, नॉन वोलाटाइल। तो पी ए क्या होगा, पी ए किस पे डिपेंड करेगा, वो उसी के डिपेंड करेगा, प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये वही फार्मूला। दूसरा भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, पी बी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा किस पे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन बी का तो प्रेशर होता ही नहीं, होता है, बी तो वेपरेट होता ही नहीं। पी बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर पी बी की वैल्यू जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं, पी बी नॉट जीरो है तो समझ गए ना। बी कंपोनेंट जो शुगर है अकेला भी लेके देखो, उसको इवेपोरेट करो, उसके वेपर नहीं बनेंगे। पी बी नॉट जीरो, पी बी नॉट जीरो है, अगर प्योर स्टेट में जीरो है तो इसका सोल्यूशन में भी कोई रोल नहीं है प्रेशर बनाने में, प्रेशर कम करने में रोल है, प्रेशर बनाने में कोई रोल नहीं है। तो पी बी जो होगा वो क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। और टोटल वेपर प्रेशर जो होता था पी ए प्लस पी बी, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, पी ए नॉट एक्स ए प्लस जीरो। लिखने की जरूरत नहीं, मैं यही लिख देता हूं, दिस इज इट मीन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इन विच a non-volatile solute is added in a volatile solvent. Total vapor pressure of solution is only depend upon the mole fraction of solvent. Total vapor pressure of solution किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जितना ए का अमाउंट ज्यादा होगा उतना टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ए कम करते जाएंगे बी बढ़ाते जाएंगे कम होता जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। क्लियर हुआ आपको, दिस इज इक्वेशन 4th और दिस इज अवर मेन इक्वेशन। उसमें क्या था, उसमें दोनों का था कंट्रीब्यूशन, इसमें बी का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो इसमें यही रेओल्ट्स लॉ की डेफिनेशन जहीं से बनती है, रेओल्ट्स लॉ लिखी है, दस रेओल्ट्स लॉ में स्टेटेड दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन ए वोलाटाइल सॉल्वेंट the total vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent की mole fraction पे डिपेंड करेगा, directly proportional to mole fraction of solvent। प्रोपोर्शनलिटी तोड़ के कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, पी ए नॉट प्योर वेपर प्रेशर, वो इस पे ए पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो दिस इज रेओल्ट्स सेकंड टाइप ऑफ रेओल्ट्स। लेकिन हमने क्या देखा इस केस में, जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला प्रेशर क्या हो गया, टोटल प्रेशर क्या हो गया सोल्यूशन का, कम हो गया, पहले वाले केस से कम हो गया। अब कम किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, बी के कारण। बी की मोल फ्रैक्शन जितनी बनाते जाएंगे कम होता जाएगा। अब हम रिलेशन ड्राइव करेंगे, कितना कम हो रहा है तो उससे क्या रिलेशन है बी से, उसके लिए ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी देखना है, लेकिन जहां भी थोड़ा सा देख लें, इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें, अरेंज इक्वेशन 4th करेंगे, पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5th मान लो, सब्ट्रैक्ट y1 बोथ साइड, दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करना है वो भी बता देते हैं आपको। जो हो गया 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, इस पूरी इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको भी कर दिया 1 माइनस एक्स ए। अब दोबारा रीअरेंज करें इनको, ये बन जाएगा पी ए नॉट, ठीक है, माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यही तो हमने बनाना था, हमने रिलेशन देखना था इसका, किसके साथ, सोल्यूट के साथ। आपको पता है मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालें, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू निकालें, एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये देखिए तभी हमने किया था सब्ट्रैक्ट 1 से, ठीक है ना।
तो जे बन गया हमारा, ये देखिए ये इक्वेशन हमने बनानी थी, मेन यही आपको समझानी थी, ठीक है। अब जे पी एन आर क्या है, पी एन आर क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो पहले ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने क्या डाला इसमें, सोल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल, सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। मीन सॉल्वेंट का ज़्यादा था, सोल्यूशन का कम हो गया, सॉल्वेंट में से सोल्यूशन का माइनस किया, वो आगे लोरिंग। मीन सॉल्वेंट का हमने माना 1000 था, जब शुगर डाली तो 800 रह गया, 1000 माइनस 800 कितना रह गया, 200। लोरिंग कितनी होगी, लोअर कितना हो गया, 200 का 200 की लोरिंग होगी। तो इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड लोरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लोरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और अगर लोरिंग इन वेपर प्रेशर जो है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ये जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोरिंग होगी, इसको डिवाइड करेंगे ना। और दिस डिपेंड अपॉन एक्स बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। जितना एक्स बी आप ज़्यादा करते जाएंगे, आप देखेंगे रिलेटिव लोरिंग भी क्या होती जाएगी, वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यही से डेफिनेशन है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए solution containing non-volatile solute in a volatile solvent is directly proportional to mole fraction of solute। समझिए ना, रिलेटिव लोरिंग किसी भी सोल्यूशन की जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिपेंड करेगी किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे। जी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही है। तो ये थे रियोल्ड्स लॉ, देखा आपने कितना इंटेलिजेंट था रियोल्ड्स लॉ। जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं दे सकते थे, वो उसने मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी कि मैथमेटिकल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। तो जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है, इसके ग्राफ भी हैं, लेकिन वो हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में इसको और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ओके बच्चों, थैंक्स। ये रियोल्ड्स लॉ बच्चे पूरा इधर लिखा हुआ है, जहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बुक पे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।